दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 7 ये अध्याय है क्लास 8 का हिस्ट्री का ये 7 अध्याय है। 7वां अध्याय है ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। हमने बहुत कुछ अभी तक पढ़ ली है और 1857 की क्रांति भी हमने समाप्त कर दी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप तो जानते हैं कि 1857 की क्रांति कितना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है होता है कि जैसे जैसे शासन चलता है उसमें ब्रिटिश शासन और शिक्षा की बात आती है और इसमें आप इनके शासन और शिक्षा कैसे बदलता है, क्या क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा कैसे आता है, इस बात को हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि पिछले कुछ अध्यायों में आप जान चुके हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय लोगों के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से परिवर्तन आए। यहाँ आप जानेंगे कि अंग्रेजी द्वारा भारत में पहले से प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा जो भी बदलाव किए गए उसके पीछे कुछ कारण अवश्य रहे होंगे। शासन व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले किसी काम के पीछे भी कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इस बात को आप वर्तमान सरकार के कार्यों से भी समझ सकते हैं। जैसे आप जहां पढ़ते हैं वहां आपको मुफ्त किताब, ड्रेस, स्कूल के ड्रेस जो है, दोपहर का भोजन ये मिलता है। तो क्या है यहाँ पर उसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चे को वो स्कूल से जोड़ सके। सरकार का यह काम आपको स्कूल से जोड़े रखने के लिए मुख्यतः जो है किया गया है। ठीक इसी तरह अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नई बातें लाई गई जिसके कारण और उद्देश्य को भी इस पाठ में आप पढ़ेंगे। जो कारण, क्या उद्देश्य था, क्या कारण था जो अंग्रेजी शिक्षा आया। चलिए एक एक करके जो पॉइंट है इसमें उसको हम देखते हैं। पहला है कि अंग्रेज जो है शिक्षा को किस तरह से देखते थे। अंग्रेजों ने अपने शासन के पहले 60 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया। भारत में जैसे लोग पढ़ते थे, जिस प्रकार के स्कूल और पाठ्यक्रम थे वैसे ही रहने दिया। यहाँ के लोगों को अपने देश के लोगों की तरह पढ़ाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। लेकिन 1781 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित मदरसा और बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज इसके अपवाद थे। ये समझ गए कि 1781 में कलकत्ता में मदरसा और बनारस में क्या, संस्कृत कॉलेज, यहाँ पर अपवाद था। और इन दोनों संस्थाओं को हिंदू और मुसलमानों में प्रचलित कानूनों और परंपराओं को समझने के लिए स्थापित किया गया था। अंग्रेज उन परंपराओं को इसलिए जानना चाहते थे कि ताकि भारत में शासन चलाना आसान हो जाए। उन परंपराओं को अगर जान जाएगा कि क्या यहाँ पर भारतीय परंपराएं हैं, कैसे है, नहीं है, और ये सब जानेगा तो क्या होगा, शासन चलाना आसान हो जाएगा। और इसका एक उद्देश्य यह भी था कि कंपनी द्वारा भारत में जो अदालतें बनाई गई थी, कंपनी द्वारा जो भारत में अदालत बनाया गया था जिसमें भारतीय लोगों से जुड़े मुकदमे सुने जाते थे, उनके लिए कुछ जानकार लोग उन्हें आसानी में मिल जाए। मतलब इंग्लिश लोग जानेगा तभी तो उनको जानकार लोग मिलेगा, जो कानून व्यवस्थाएं जो यहाँ पर अदालतें खुलवाई गई हैं। तब आप सोचेंगे कि फिर आखिर क्या हुआ कि अंग्रेज भारतीय शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हो गए। यहाँ पर मदरसा क्या होता था, तो मदरसा सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। जहाँ सीखते हैं लोग उसको मदरसा कहते हैं अरबी भाषा में। यह स्कूल कॉलेज के समान संस्था हो सकती है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। आगे है कि असल में उस समय कई ऐसे अंग्रेजी अधिकारी और कर्मचारी थे जो भारतीय साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृतों को पूरी तरह से जानना चाहते थे। इसके पीछे उनकी इस क्षेत्र में रुचि महत्वपूर्ण थी, ना कि शासन का उद्देश्य। धर्म कैसा है, साहित्य कैसा है, संस्कृति कैसी है, ये जो है रुचि इसमें थी, ना कि शासन का उद्देश्य था कि हम शासन चलाएं। इन लोगों में विलियम जोन्स प्रमुख था। इन लोगों में कौन था जो इंग्लिश को चाहता था कि हम इंग्लिश सिखाएं और जो है धर्म और जाति और जो साहित्य, ये संस्कृति जो है हम जानें। इनमें प्रमुख था विलियम जोन्स।
इस वक्त के लोग जब से भारत आए थे तभी से यहाँ प्रचलित भाषाओं को सीख रहे थे। जो भी भाषा यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा था, फारसी, उर्दू, संस्कृत जो भी था, इनमें जो है मुख्य रूप से फारसी और संस्कृत मुख्य भाषा थी। वे जानते थे कि इन्हीं दो भाषाओं में अधिकांश पुस्तकें लिखी गई है फारसी और संस्कृत में, जिनमें भारत की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की जानकारी है। फारसी और संस्कृत को सीखकर वे भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी कर रहे थे। कौन थे? विलियम जोन्स। और इसी क्रम में कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता, मनुस्मृति, पंचतंत्र, हितोपदेश इत्यादि पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। जोन्स साहब ने अपने इस काम को व्यवस्थित करने के लिए कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था की भी स्थापना की। और यह जो है इस प्रकार के पुस्तकों को जो है इस काम को व्यवस्थित करने के लिए 1784, याद रखिएगा 1784 कलकत्ता, क्या होता है संस्था का नाम? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से यह स्थापित होता है। और इस संस्था से समय समय पर पत्र भी निकाली जाती थी और जिसमें प्राचीन भारतीय परंपराओं और अच्छाइयों की चर्चा होती थी। ये देख सकते हैं आपको विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। विलियम जोन्स से फारसी भाषा सीख रहे हैं। और यह है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये कब स्थापित होता है आपको याद रखना है, 1784 में। किनके द्वारा होता है? ये भी जोन्स के द्वारा होता है, विलियम जोन्स के द्वारा, जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1784। आगे है कि विलियम जोन्स भारत के प्रति आदर और सम्मान का भाव अपने मन में रखते थे। वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत अपने वैभव के शिखर पर था। अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय लिखे जाने वाले महान भारतीय ग्रंथ थे, जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति जो है, धर्म सूत्र, इनके विषय में हमने पढ़ चुका है कक्षा 6 में। तो ये जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। कैसा भारत था? उनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो इन ग्रंथों को पढ़ना और समझना आवश्यक होगा। विलियम जोन्स ने ये सारे पॉइंट पूछे गए। विलियम जोन्स के इस विचार ने इस विचार ने उस समय बहुत सारे अंग्रेजों को जो भारत में कार्यरत थे भारतीय अतीत को जानने के लिए प्रेरित किया। भारत में जोन्स की तरह विचार रखने वाले अंग्रेजों की एक बड़ी संख्या हो गई, जो भारतीय ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो है मांग अंग्रेजी सरकार से करने लगी। इसी तरह के विचार और प्रयासों ने अंग्रेजी सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए दबाव बनाया। और इसी के तहत 1813 में ब्रिटिश संसद में जो है बनने वाले एक कानून को आप देख सकते हैं। और इस कानून में कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगी। कितना रुपया? मात्र 1 लाख। कब कानून बना शिक्षा के लिए? 1813 में। ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। विलियम जोन्स का नाम याद रखिएगा। ये जो है फारसी और संस्कृत ये सब के ज्ञाता थे। इन्होंने अनुवाद भी बहुत चीज़ों का किया। ये इंग्लिश में अनुवाद भी कर रहे थे, फारसी सीख रहे थे, संस्कृत सीख रहे थे। और इसके जो है व्यवहार विचार से बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी भी आए और उन्होंने भी कहा कि हाँ, जो भारतीय संस्कृति है उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाया जाता है और सरकार क्या करती है कि 1 लाख रुपया जो है भारत के शिक्षा के खर्च के लिए प्रतिवर्ष देता है। ये कानून पास होता है 1813 में। ठीक है। इस कानून के लिए एक महत्वपूर्ण कारक यह भी था कि इस समय तक भारत में अंग्रेजी शासन का क्षेत्र काफ़ी फैल चुका था
और इस बड़े क्षेत्र पर शासन संचालन के लिए कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता थी। इंग्लिश लोग जानेगा तभी तो उसकी भाषा को भी समझ पाएगा। तो इतने लोग इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे। सरकार को भारत में ही कर्मचारियों को तैयार करना था, अतः शासन के लायक काम के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक था। यह भारत में अभी तक प्रचलित शिक्षा से पूरा नहीं हो पाता। जो फारसी, जो संस्कृत लोग बोल रहे थे, जो समझ रहे थे, ये इंग्लिश वाले लोग कैसे इसको समझते? तो ये तो दिमाग लगाया कि अब इसको शिक्षा देंगे, और उतना लोग तो ला नहीं सकता था ना इंग्लैंड से, तो उतना यहीं पर जो है शिक्षा देकर अपने काम में इसको लाना है। तो इस बात ने भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने को अंग्रेजी सरकार को बाध्य किया। और भारत में प्रचलित शिक्षा क्यों अंग्रेजों के लिए शासन कार्य हेतु नहीं थी, इसे आप इसी पाठ में पढ़ेंगे। मतलब क्यों जो है अंग्रेजी शिक्षा जो अंग्रेजों के लिए शासन कार्य के लिए प्रयोग नहीं था। मतलब भारत में जो प्रचलित शिक्षा था, जो फारसी, जो संस्कृत चल रहा था, ये अंग्रेजों के लिए शासन कार्य हेतु क्यों नहीं काम में था, हम पढ़ेंगे इसी पाठ में। क्योंकि वो समझ, देखिए आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं तो तभी तो सुन रहे हैं। अगर मेरी भाषा आप नहीं समझिएगा तो कैसे सुनिएगा? और उसी प्रकार गाँव, ये तो आप जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्र था वो थोड़ा क्या था, पढ़ा लिखा नहीं था। और पढ़े नहीं लिखे होने के कारण तो क्या क्या झेलना पड़ा है आदिवासी को, ये तो आपको पता होगा कि जो दीकू था, जो गैरवासी होता था, वो गैर जनजातीय था, वो सब जाकर वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में बसा था, ये तो आपको याद होगा। और यहाँ पर यही जो है अब इसको खलने लगा। अब कहा कि नहीं, शिक्षा देंगे लेकर, और ऐसी शिक्षा देंगे जो हमारा काम आ सके। यहाँ पर भी जो है वो अपना काम देख रहा है, अपना काम बनेगा। तो यहाँ पर है जोन्स, क्वेश्चन है कि जोन्स प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पढ़ना जरूरी क्यों समझा। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि वह जानता था, वो मानता भी था कि प्राचीन काल में भारत क्या था, वैभव, उसका जो वैभव था वो शिखर पर था, और वो भारत के प्रति आदर और सम्मान का भी भाव रखता था। और उनका मानना भी था कि अगर भारत के श्रेष्ठता को जानना है तो पहले आप भारतीय ग्रंथ को जाकर पढ़िए, भारतीय ग्रंथ को जाकर पढ़िए और देखिए कि भारत क्या था। भारत में चंद्रगुप्त हुए, भारत में जो है नानक हुए, भारत में देखे तो क्या से क्या, मतलब शुरू से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है यहाँ पर शासन किया। एक छोटा छोटा राज्य गोपाल हुआ, जो पाल वंश, जो चेर चोर पांड, ये सब हुआ। ये सब कहता है पढ़ो जाके, और वहाँ पर देखेंगे तो बुद्ध महावीर प्राचीन में आपको देखने को मिलते हैं, बुद्ध महावीर मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको वेद व्यास, रामायण, महाभारत इत्यादि। चलिए हम अब आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षा नीति संबंधी विवाद क्या था। तो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए पैसा तो मिल गया, लेकिन अब सवाल यह था कि उसे खर्च किस रूप में किया जाए। अब उसको तो हम खर्च करेंगे, कैसे करेंगे? कुछ अंग्रेज विद्वानों का कहना था कि इस पैसे को भारतीय विद्या और ज्ञान के प्रसार में खर्च करना चाहिए। इन लोगों पर जोन्स महोदय का प्रभाव था, मतलब ज्ञान और प्रसार के लिए जो है, विद्या के लिए आप खर्चा करो, ये जोन्स महोदय कह रहे थे। यह वर्ग मानता था, कहता था कि यह जो है वर्ग था जोन्स वाला, यह वर्ग कहता था कि भारतीयों को उनकी भाषा में ही पढ़ाया जाए, मतलब उनका ही जो भाषा है उनकी ही भाषा में पढ़ाओ, और इससे कर्मचारियों की आपूर्ति भी हो जाएगी, साथ ही भारत की परंपरा को भी जानने में सहायता मिलेगी। ये दोनों बात भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत और अस्थायी बनाएगी। मतलब उन्हीं की भाषा में पढ़ाइए और इससे उनकी परंपरा और साहित्य को भी जानने को मिलेगा। मतलब उनका जो है कैसा परंपरा है, कैसा जो है भाव है, ये सब जानने को हमको मिल जाएगा। और इससे तुम्हारा सहायता, मतलब कि मजबूत सरकार भी तुम्हारी हो जाएगी, अस्थायी मतलब रूप से अब तुम काम भी कर पाओगे, कर्मचारी भी मिल जाएगा। इसके विपरीत देखिए, इसके विपरीत अंग्रेजों का एक वर्ग था, इस बात का आलोचना कर रहा था। कहा नहीं, इन लोगों का कहना था कि भारतीय शास्त्र जो है अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, और इसीलिए इतना पैसा इस पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता है। हम जो है इतना खर्च रुपया भारतीय पुरातत्व पर नहीं करेंगे, पुरातन पर, पुराने चीज़ों पर हम खोज में शोध में नहीं करेंगे। ये
मूर्खता बताया, मतलब पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता था है। और इस मत के प्रमुख विचारक जेम्स मिल और मैकाले थे। कौन था इधर जो है, कौन था? पहला यहाँ पर शासन व्यवस्था कहता है कि आप उन्हीं के जो जिस आधार में वो रह रहे हैं उन्हीं के आधार में उसको शिक्षा दो, ये जोम्स महोदय थे। और यहाँ पर जो आया कहा नहीं, ये जो सात शास्त्र है जो पुरातन है, ये सारे के सारे जो है गलत सूचनाओं पर हैं और हम इस पर इतना जो है रुपया खर्च नहीं कर सकते। जो भारतीय पुरातन है इस पर हम उतना खर्च करना मूर्खता है। और इस मत के जो विचारक थे जेम्स मिल और मैकाले था। और इन लोगों का मानना था कि भारतीयों को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए, मतलब व्यवहारिक जो है जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देश किस प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी सफलता हासिल कर रहे हैं। इनको लग रहा था कि हम बताएंगे भारतीयों को कि कैसे इंग्लैंड और यूरोप के जो देश हैं वो वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा हासिल कर सके हैं किस प्रकार से। और इस विवाद में एक खास बात जो है उभर कर आई कि उस समय के कुछ जागरूक भारतीय, जिनमें राजा राम मोहन राय प्रमुख थे, ने भी इंग्लैंड से प्रचलित शिक्षा का ही भारत में प्रसार करने की वकालत की। जो इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा है वही यहाँ पर आप करिए, ये राजा राम मोहन राय ने इसकी वकालत कर दी। इन भारतीयों का यह भी मानना था कि भारत की प्रगति इसी शिक्षा के माध्यम से संभव है। राजा राम मोहन राय लगातार इस मत का प्रचार कर रहे थे। विवाद में मैकाले ने अपना पक्ष, मतलब अर्थात वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का प्रसार काफ़ी मजबूती से रखा और इस शिक्षा के लिए भारत के रूप में अंग्रेजी का प्रमुख बताया। और इस शिक्षा के लिए भारत के रूप में अंग्रेजी को प्रमुख बताया गया। वह कहते थे कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी। ये मैकाले बोल रहा था। अगर अंग्रेजी मतलब अगर पढ़ेगा भारतीय लोग, तो भारतीयों अगर पढ़ेगा तो दुनिया की जो भी श्रेष्ठ जानकारी है वो जानकारी उसको मिल जाएगा। मैकाले के मत को ही अंततः अंग्रेजी सरकार ने मान लिया। अब मैकाले यहाँ पर जीत गया। दो मत था, जोम्स साहब का और एक मिल और मैकाले का। और यहाँ पर राजा राम मोहन राय था सहायता कर देते हैं कि हाँ ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा ही जो यहाँ पर चलनी चाहिए। और यहाँ पर सरकार भी मान लेती है और मैकाले का मत जो है सहमति मिल जाती है। और मैकाले ने क्या कहा था कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद होता क्या है, अब बहुत ही रोचक कहानी है। ये मैकाले और उसका अध्ययन कक्ष है, ये तस्वीर देख सकते हैं। देखिए 1835 में इसी के आधार पर एक अधिनियम पारित हुआ और इसे ही आधुनिक शिक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आधुनिक शिक्षा अधिनियम 1835 किसके काल में? मैकाले जो था वह यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा लाने वाला अंग्रेज था और इसे ही आधुनिक जो है शिक्षा अधिनियम के नाम से जाना गया। और इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम होगा तथा भारतीय भाषाओं और उनमें दी जाने वाली, मतलब उच्च शिक्षा का माध्यम कौन? अंग्रेजी। और जो भारतीय भाषाओं और उसमें दी जाने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। स्कूल स्तर की शिक्षा के स्वरूप को पहले वाले रूप में ही छोड़ दिया गया। जो स्कूल स्तर का जो शिक्षा था बस वही, जो मदरसा होगा, जो स्कूल होगा बस वही होगा, संस्कृत विद्यालय को बस वही। फिर भी स्कूली पाठ्यक्रमों की भी अंग्रेजी में छपाई होने लगी। कहा गया कि आप उसी में पढ़िए, लेकिन अंग्रेजी का जो है पाठ्यक्रम छपने लगा था अंग्रेजी में। और इस तरह से भारत में पहली बार लोगों के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई। नई शिक्षा व्यवस्था कब शुरू होती है? 1835। मैकाले जो है इसका जो है समर्थक था और राजा राम मोहन राय भी उतर गए इस लाइन में, तो वो भी समर्थक हो गए। यहाँ पर आपको गतिविधि है कि कल्पना करें अंग्रेज भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार क्यों ढालना चाहते थे।
तो इसीलिए ढालना चाहते थे क्योंकि अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहता था और सेवा भारतीय लोगों का लेना चाहता था। और इसके लिए आपको पता है कि उतना लोग तो वो नहीं ला सकता था इंग्लैंड से, यूरोप से, तो वो चाहता था कि हम क्यों ना यहीं के लोगों को क्या करें, अपने अनुसार ढाल लें। मतलब इसी में अंग्रेज, आपको मतलब ये समझना है कि भारतीय लोगों के मानस को अपने अनुसार ढालना चाहता था कि अंग्रेज सिखाएंगे और अंग्रेजी का रूप हम देकर अंग्रेजी में काम करवाएंगे। मतलब अंग्रेजी में जो शिक्षा होती थी, जो प्रशासनिक काम होता था, अंग्रेजी में होता था। और यह अंग्रेज जो उतना तो आ नहीं सकता था और भारतीय लोगों को यहाँ पर लेना था। और राजा राम मोहन राय भी कहे कि ठीक है, जो है अंग्रेजी शिक्षा ही चलना चाहिए यहाँ पर। तो ये अपने मानस के अनुसार क्यों ढालना चाहा, क्योंकि उसको अपना काम करवाना था। भारतीय सेना से अपना जो है, भारतीय सेना हो, भारतीय लोग हो, उसको अपना जो है सेवा करवाना था। समझ गए। देखिए, व्यवसाय के लिए शिक्षा जो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस शिक्षा नीति में 1854 में एक बड़ा बदलाव किया गया। यह जो है बदलाव आपको याद रखना है कि 1854 में क्या बदलाव हुआ। और अब यह तो तय ही हो ही चुका था कि इस क्षेत्र में सभी प्रयास आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए होगा। और 1854 में इसे ही और मजबूत एवं व्यवस्थित बनाया गया। कब? 1854 में। और इस वर्ष 1854 में इस वर्ष इंग्लैंड से अंग्रेज प्रशासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के नाम शिक्षा से संबंधित एक नीति संबंधी पत्र भेजा गया। किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया जो यहाँ पर इंग्लैंड से अंग्रेज प्रशासकों द्वारा, जो वहाँ के प्रशासक थे उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही थी, तो सरकार के नाम एक पत्र आया। शिक्षा से संबंधित जो है एक पत्र भेजा गया, पत्र यहाँ पर पहुँच गया। और इस पत्र मतलब इस नीति पत्र में वुड्स डिस्पैच, याद रखिएगा, ये कहता है कि वुड्स डिस्पैच कब आया? तो 1854 में आया। तो ये आता है और इस पत्र में वुड्स डिस्पैच भारत में लागू होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति की रूपरेखा थी। जो भी भारत में मतलब भारत में लागू होने वाला जो शिक्षा था, संपूर्ण शिक्षा नीति की रूपरेखा कहाँ थी? तो यही डिस्पैच, मतलब यही पत्र नीति में वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता। ये आपको याद रखना है। इसका एक बड़ा उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों के मानस को बदलना, ताकि उनके जीवन शैली यूरोपीय हो जाए। क्या करेगा? तो ये आधुनिक शिक्षा के मतलब अंग्रेजी सिखाएगा और यूरोपीय बनाएगा। अंग्रेजी सीखकर अंग्रेज बनो। समझ गए? ये वुड्स डिस्पैच का था। अंग्रेजी सीखो और अंग्रेज बन जाओ और अंग्रेजी जीवन शैली को तुम अपना लो, मतलब यूरोपीय हो जाए। आज भी देखते हैं तो शिक्षा को ही व्यक्ति के मानस को निर्मित करने वाला एक बड़ा आधार माना जाता है। शायद अंग्रेजों को ऐसा लगता होगा कि उनकी शैली को अगर भारतीय अपना ले तो यहाँ उनका शासन जो है अस्थायी रहेगा। मतलब हमारी शैली को तुम अपना लोगे तो मतलब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा जो है शासन हम तुम पर हम करेंगे, क्योंकि तुम ही को तो हम सिखा ही रहे हैं, तुम्हारा और सिखाएंगे और क्या। ये सोच रहा था। 1854 की हम देखेंगे नीति का महत्व क्या था। तो इसी से भारत में आधुनिक शिक्षा के ढांचे का निर्माण हुआ। 1854 की वुड्स डिस्पैच की नीति आपको याद रखना है। क्या था? ये पत्र था, नीति पत्र था, जिसको वुड्स डिस्पैच कहते हैं। वुड्स डिस्पैच के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर क्या था इस वुड्स डिस्पैच में? तो भारत के प्रति जो है कैसा शिक्षा होगा, ये जो है संपूर्ण भारत में कैसी नीति होगी, रूपरेखा इसी जो है पत्र में था। और यह अंग्रेज चाहता था कि अगर हमारी जीवन शैली को, अगर हमारी जो है शिक्षा को, यह आधुनिक शिक्षा को अपना लेगा तो हमारी जो जीवन शैली है वो यूरोपीय भारत की भी हो जाएगी। मतलब भारत की जो है जीवन शैली कैसी होगी? यूरोपीय बन जाएगा।
ये ऐसा सोच रहा था और यह भी सोच रहा था कि अगर ऐसा होता है तो जो भी यहाँ के लोग हैं वहाँ पे अगर मेरा ऐसा जो है शासन व्यवस्था जो है आगे दिनों तक जा सकता है, जो हम अभी तक चला रहे हैं वो आगे दिन तक चल सकता है। चलिए आगे देखेंगे 1854 की नीति का महत्व क्या था। तो इसी के आधार पर मतलब इसी से भारत में आधुनिक शिक्षा के ढांचे का निर्माण हुआ और प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के तक के लिए यह नियम बनाया गया। पहले तो प्राथमिक में नहीं था लेकिन बुक जो है छपने लगा था, लेकिन अब क्या हुआ 1835 में जो लागू हुआ मैकाले के समय में। अब लेकिन क्या होता है, अब ये होता है कि यहाँ पर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक एक ही नियम बनाया गया कि तुम जो पढ़ोगे अब जो है एक ही नियम हर जगह होगा लागू। शिक्षा संबंधी सभी मामले पर सरकार का नियंत्रण हो गया। जो भी शिक्षा संबंधी मामला था वो सरकार के नियंत्रण में चला गया। प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। इसमें भी जो है प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या रही, तो प्राथमिक शिक्षा की भाषा जो भी भाषा था वह जो है भारतीय ही रहा, लेकिन उच्च के लिए अंग्रेजी भाषा हो गया। वहाँ पर तो था जी जो 1835 में बना उसमें भी जो है था वो भारतीय ही भाषा, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो है बुक जो है छपने लगे थे। यहाँ पर भी जो है उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी उच्च शिक्षा के लिए ही है। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या कि आपको नियम जो है बना था वो सबका अलग अलग था, लेकिन अब नियम सबका एक हो गया था। और यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम रहा और प्राथमिक के लिए भारतीय। यहाँ पर हुआ क्या कि उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया। अब जो है उच्च शिक्षा को नियमित करना है तो विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। तो ये देख सकते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय का तस्वीर कितना सुंदर लग रहा है। तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। कब बनता है ये विश्वविद्यालय? 1857 में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ बनता है ये भी पूछा जाता है, कब बना है ये भी पूछा जाता है। तो कब बना? 1857 में। 1857 को युद्ध के समय से भी जोड़ सकते हैं आप। 1857 का युद्ध और इसी में नया शिक्षा नीति, और नया शिक्षा नीति मतलब कि नया शिक्षा नीति 1854 में आया। और शिक्षा नीति जो है बदलाव पत्र जो है वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, जो पूरा भारत में जो है यह लागू हो गया। और प्राथमिक से लेकर उच्च तक जो है एक ही कानून बनाया गया। और प्राथमिक में आपको जो है भारतीय भाषा और उच्च भाषा जो है इंग्लिश, वो उच्च क्लास के लिए उच्च भाषा जो है उच्च क्लास के लिए अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा के लिए 3 विश्वविद्यालय। यहाँ पर उसको बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय बनाया गया उच्च शिक्षा के लिए। और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय कब बनाया गया? तो 1857 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1857 में। और यहाँ पर याद रखना है कि जब नया जो आता है 1854 में शिक्षा नीति जो है, जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम नीति पत्र है, क्या ये नीति पत्र था जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए और आप गलत ना कीजिएगा। वुड्स डिस्पैच कब आया, ये क्या था, तो शिक्षा नीति था कि नहीं था, ये सब आपको याद रखना है। और इसके तहत जो है 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। एक होता है कलकत्ता, मुंबई जो कि बम्बई पहले था, और मद्रास जो कि अभी चेन्नई है। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जिला स्तर पर हाई स्कूल सरकारी प्रयासों से शुरू हुआ। जिला स्तर पर हाई स्कूल खोला गया और निजी स्तर पर भी विद्यालयों की स्थापना और संचालन की अनुमति मिल गई। अब निजी जो होता है ना, सेंट पॉल हो गया, डीएवी हो गया, ऐसे करके जो है निजी स्तर पर भी जो है विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय स्तर की स्थापना शुरू हो गई, अनुमति इसकी मिल गई। कुल मिलाकर आज जिस तरह की शिक्षा का स्वतंत्र रूप देख रहे हैं वह भी इसी नीति पत्र की देन है। वुड्स डिस्पैच की देन क्या है? आप जिस तरह से शिक्षा नीति को आज देख रहे हैं ना, वो पहले से मतलब यही नीति है, वुड्स डिस्पैच ही। और जिस प्रकार के पाठ्यक्रम एवं पढ़ाई का तौर तरीका आज आप देख रहे हैं वह 1854 के बाद ही अस्तित्व में आया था। आज जो आपको दिख रहा है पढ़ाई का तौर तरीका, जो बचपन में होगा वो मतलब स्थानीय भाषा, अब जो है नई शिक्षा नीति 2020 आया है, उसमें आपको क्या है 5+3+3 ऐसे करके आपको जो है वो क्या है 5
+3 3 +4 ऐसे करके है नए शिक्षा नीति को। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि ऐसा जो है इसका क्या जो है नई शिक्षा नीति में किस प्रकार का पढ़ाई होगा, किस आधार से, तो 5 +3 +3 +4 ऐसे करके है। चलिए अब हम आगे चलेंगे। अब है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। तो क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चे को किस तरह पढ़ाया जाता था? तो मदरसा में पढ़ता था ना। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते थे या नहीं? अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? तो हमने पढ़ा ना कि वहाँ पर पहले लोग जो जाते थे वो संस्कृत विद्यालय जो आसपास के होते थे वो वहाँ पर जाते थे और पढ़ते थे। जो मदरसा होता था वहाँ पर पढ़ाई होता था, जो संस्कृत फारसी से जो भी स्थानीय भाषा होती थी जिससे काम चलता था वैसी शिक्षाएं ली जाती थी। और इसमें अंग्रेज़ों की कोई सहायता नहीं थी। यहाँ पर अंग्रेज जो है कुछ नहीं देखा, उसके बाद देखता है, उसको जब ज़रूरत पड़ती है तब वो देखता है, व्यवसाय के रूप में देखता है शिक्षा को। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे कि विलियम एडम की रिपोर्ट क्या है। विलियम एडम की रिपोर्ट लिखा गया है कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कहाँ 1830 में स्कॉटलैंड का था विलियम एडम, और यह बंगाल और बिहार का दौरा करता है। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। यहाँ पर कंपनी क्या कहा, स्कॉटलैंड के थे ना, तो इनको कहा कि आप शिक्षा प्रगति पर जो है आप रिपोर्ट तैयार करिए। मतलब देसी स्कूलों में कैसी शिक्षा है, कैसी प्रगति है, इसका रिपोर्ट तैयार करिए। एडम की रिपोर्ट दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। क्या हैं? 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। कितने? 20 से ज़्यादा नहीं। पहले भी जो है पाठशाला, जो आपको पता है कि पहले के समय में गुरुजी के यहाँ जाकर लोग पढ़ते थे, और यहाँ पर आश्रम मतलब उसको आश्रम कहते थे। आश्रम होता था, आश्रम में ही ज्ञान सब कुछ मिलता था। आश्रम होता था, गुरुकुल जो होता था, मतलब कि वहीं पर जो है खाना पीना, गुरु का सेवा करना, ये जो है होते थे। अभी भी आपको गुरुकुल जो है देखने को कभी कभी कम ही मिलता है, जहाँ पर आप जाते हैं आवासीय स्कूल आप मान के चलिए, उसी प्रकार। समझ गए? चलिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए होता क्या है कि 20 से ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी थे 20 लाख से ज़्यादा थी। और ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी। जो संपन्न लोग जो थोड़ा संपन्न होते थे रुपया पैसा से, वो लोग चलाते थे, या स्थानीय लोग या समुदाय के द्वारा चलाया जाता था। और कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। गुरु ही पाठशालाएं में पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, रखेंगे, खाना पीना सब कुछ होगा। आगे है कि शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। मतलब ये सारे पॉइंट आपको ये रिपोर्ट में जो दिया गया है किसके? एडम के द्वारा। मतलब विलियम एडम स्कॉटलैंड का था, उन्हें 1830 में बिहार बंगाल का दौरा किया, और इसको सरकार ने कहा कि आप शिक्षा का रिपोर्ट जो है देसी जो है भारत में जो है देसी शिक्षा उसका रिपोर्ट हमको दीजिए लेकर। तो वो दिया लेकर, और उसने क्या कहा कि उसने पाया कि बिहार बंगाल में जो है 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी, और ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरुजी भी जो है प्रारंभ उनके द्वारा भी की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था।
आप जो 5+3 3 4 कर रहे हैं, 5 साल में जो है बच्चा जो है अपना गुण सीखेगा, क्या सीखेगा? तो आसपास का अपना बोली जो मातृभाषा है वो उसमें पढ़ाई होगा, तब धीरे-धीरे जो आगे बढ़ेगा। ऐसे पहले ऐसे ही था। आज जो आप लचीला खोज रहे हैं, शिक्षा कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। तो शिक्षा का जो है तरीका काफ़ी यहाँ पर लचीला था और आज आप जिन चीज़ों की जो है स्कूलों से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएँ लेने जो है हाज़िरी बच्चों की हाज़िरी लेने का कोई भी इंतज़ाम नहीं था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कुछ गाँव की दुकान या मंदिर के कोने में गुरु के घर पर ही जो है बच्चे पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर तस्वीर भी आपको दिखाए गए हैं। बच्चों की फीस उसके माँ-बाप की आमदनी के अनुसार तय होता था। उसका कैसा आमदनी है उस हिसाब से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। अमीर जो होता था उसको ज़्यादा, गरीब को कम। शिक्षा मौखिक होता था। क्या होता था? मौखिक होती थी। और क्या पढ़ाना है, यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरुजी ही तय करते थे। कैसी ज़रूरत है, क्या पढ़ाना है, ये गुरुजी तय करेंगे। और विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग-अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात करते थे। आज भी आप स्कूल जाते होंगे तो आपको पता है जहाँ पर स्कूल में रूम कम है, वहाँ पर आपको 6, 7, 8 तीनों मिल जाएँगे। मतलब छठा, 7वां, 8वां का विद्यार्थी एक ही में ही मिल जाएगा और उसको जो है अलग-अलग आप होमवर्क देते हैं, अलग-अलग करता है, वो लाता है, अलग-अलग दिखाता है, CW भी दे देते हैं कि अलग-अलग बनाओ, अलग-अलग दिखाओ, ऐसे करके जो है किसी तरह मैनेज करके चलता है स्कूल। जहाँ बिल्डिंग मतलब कि रूम नहीं है बैठने के लिए, वहाँ पर 6-7 मतलब पहला से 5वां तक को भी ठूँस दिया जाता है। ऐसे-ऐसे भी कई आपको बिहार में स्कूल जो है मिलते हैं। चलिए, ये आपके हो गए पाठशाला, ग्रामीण पाठशाला। देख रहे हैं झोपड़ी का घर है, सभी बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है? और आगे है कि ये तो हो गया कि उनकी जो है आवश्यकता के अनुसार जो फ़ीस होती थी, जो जिस प्रकार से उनका आमदनी होता था, उस प्रकार से लेते थे और गुरुजी तय करते थे कि उसको क्या पढ़ाना है, विद्यार्थी को अगला कक्षा में बिठाना है। मतलब जो भी होता था जो भी व्यवस्थाएँ थी, बच्चे छोटे थे तो उनके लिए अलग से समय, बच्चे बड़े होते थे उनके लिए अलग से समय, सभी जो है सभी विद्यार्थियों का अलग-अलग जो है गुरुजी बात करते थे। एडम ने पाया कि यह लचीला प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। फसल की कटाई जैसे चैत आएगा तो फसल की कटाई होगी, तो इस समय स्कूल बंद। क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे और कटाई और अनाज तैयार हो जाने के बाद फिर से पाठशाला शुरू, आओ पढ़ने, फिर से पढ़ाएंगे। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। जो साधारण लोग होते थे, जो कामगार होते थे, उनके भी बच्चे अब पढ़ सकते थे। काम होगा तो काम, पढ़ाई होगी तो पढ़ाई। जब पाठशाला खुलेगा तब पढ़ेंगे, जब बंद होगा तो काम करने चले जाएंगे। समझ गए? अब देखिए नई दिनचर्या और नए नियम। क्या-क्या जो है नया दिनचर्या शुरू होता है, नया नियम शुरू होता है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर कितना पढ़ना है, राष्ट्रीय कार्यसूची। तो इसको समाप्त करके और उसके बाद हम छोड़ देंगे और तब दूसरा वीडियो में हम इसको पढ़ाएँगे, ठीक है? दूसरा पाठ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिनचर्या बढ़ा देते हैं। नई दिनचर्या और नया नियम। तो 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं किया, क्योंकि उसको काम क्या था 19वीं सदी में, हमको उच्च शिक्षा में जो है आगे बढ़ाना है।
इसीलिए प्राथमिक शिक्षा को वो नहीं देखा। स्थानीय जो पाठशाला था उस पर ध्यान उतना नहीं दिया, नहीं दखल किया। और 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। जो देश में चल रहा था शिक्षा व्यवस्था पाठशाला, उसमें भी सुधार लाने का वह अब तय करता है। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। जो अभी व्यवस्था है, जो चल रही है, उसी में हम कुछ जो है बदलाव कर देंगे। और यह आपको याद रखना, विलियम एडम के द्वारा जो है ये सारी व्यवस्था आपको सुझाया गया था कि कैसे-कैसे जो है विलियम एडम बताए थे कि कैसे-कैसे यहाँ पर पाठशालाएँ चल रही हैं और कैसे शिक्षा मिलती हैं। खेती के समय में चलो काम करने, पढ़ाई के समय में जो है चलो पढ़ाई करने, ये व्यवस्थाएँ थी, लचीलापन था। और इसको भी जो है अब सुधार करने की, देसी जो व्यवस्था थी सुधार करने की ज़रूरत पड़ गई 1854 में। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। अब एक नया दिनचर्या होगा, नया नियम होगा और नियमित निरीक्षणों के जरिए जो है आप यहाँ पर पाठशाला व्यवस्थित करेंगे। ये ऐसा चाहता था। और इसके लिए क्या किया जा सकता था? तो कंपनी ने क्या किया, कदम उठाया? तो सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। जो भी पंडित पढ़ाता था ना, उसको सरकारी नौकरी पर रख लिया। और इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देख-रेख का जिम्मा सौंप दिया। 4-5 स्कूल का जिम्मा कौन सौंपेगा? ये पंडित, अभी वो सरकारी नौकरी कर रहा है। अब 4-5 स्कूल का ये जिम्मा सौंपे मतलब देखेगा। पंडितों का काम था पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना। किसका काम था? तो पंडित का, क्योंकि ये सरकारी नौकरी में आ गया है और इसका काम हो गया कि आप देखेंगे कि अध्यापन की स्थिति कैसी है। 4-5 स्कूल जो है इसके हाथ में आ गया। और प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय-समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। जैसे अभी 10 से 4 चलता है, 6 से 11 चलता है, नियमित होता है ना। डेली एक दिन छुट्टी तो मध्याह्न भोजन भी देखते हैं, नियमित होता है। और बहुत सारे जो काम होते हैं, सरकारी काम आपको देखने को मिलता है ना, 10 से 4 चलता है, तो ये नियमित है। ये क्या है? नियमित है। और नहीं चलता है स्कूल तो डीओ साहब, बीडीओ साहब पहुँच जाते हैं कि अभी तक बच्चे जो है मास्टर साहब क्यों नहीं आए हैं। ये सब कहानी होती है। तो पहले से ही ये चलता आ रहा है। और देखिएगा, तो आगे कि अब अध्ययन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। पहले जो मौखिक होता था, लेकिन अब जो है पाठ्य पुस्तक के आधारित पर अब जो है पढ़ाई होगी। और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जानी थी। वहाँ पर पहले क्या था, जो अब मास्टर साहब को क्या पढ़ाना है जो है ये तय करते थे मास्टर साहब। अब आगे बच्चे को हम क्या पढ़ाएंगे ये मास्टर साहब तय करते थे। लेकिन अब जो है एक नियमित जो है परीक्षा होंगी, वार्षिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा। ये सारे जो है बदलाव किए गए और यहाँ पर तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें। अब जो है रुपया लिया जाने लगा, जिसको फिक्स कर दिया गया। यहाँ पर जो है नियमित रूप से कक्षा में आए और तय सीट पर बैठें और अनुशासन का पालन करें। ये कहा गया विद्यार्थियों को। नियमित शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीट पर बैठें और अनुशासन का पालन करें। ये नियम था। और नियम जो है, नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा। जो नया नियम पर चलने लगा पाठशाला, उसको सरकारी अनुदान मिला। और जो पाठशालाएँ नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे। अब सरकारी सहायता मिल रहा है तो आगे बढ़ेगा ही ना। तो ये आगे बढ़ रहा था और ये जो नियम जो निजी था वो नहीं माना, वह कमज़ोर पड़ने लगा। और इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा यह हुआ कि पहले वाली व्यवस्था में गरीबी बच्चों जो होते थे, किसान जो होते थे, कि बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे। अब क्या हुआ, नए नियम और दिनचर्या का एक और नतीजा यह भी हुआ कि पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे।
क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी क्या थी, काफ़ी लचीली थी और उस समय जो है काम करना है तो काम करने, खेती-बाड़ी करना है तो खेती-बाड़ी में इस जो है पाठशालाएँ बंद होती थी। अब क्या हुआ? अब जो है नई व्यवस्था में अनुशासन की माँग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कोई कटाई का मौसम जो हैगा उसमें स्कूल बंद नहीं रहने वाला है। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल आना ज़रूरी था। जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था, तो उसे अनुशासनहीन माना जाता था। यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता, ऐसा माना जाता था। ठीक है? तो यहाँ पर हम इस वीडियो को करेंगे एंड और दूसरे पार्ट में हम आपको राष्ट्रीय शिक्षा जो है उसकी कार्यसूची को पढ़ाएँगे। ठीक है? आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दूसरा आपका पार्ट होगा ये शिक्षा नीति का। दूसरा पार्ट अंग्रेजी शिक्षा जो है कैसे फलती-फूलती है, ये हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा के बारे में। तो मिलिए अगले वीडियो में जो कि पार्ट नंबर 2 होगा 7 अध्याय का। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है?